स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। करंट अफेयर्स 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और जानते हैं। करंट अफेयर्स से संबंधित ये 8वां पार्ट है। यदि आप UPSC, UPPCS, RO, UPSI, SSC, CGL, बैंक या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलें जानते हैं क्या ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखना। ये बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को पेश किया था और लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। इस बजट में 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। तो भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा है सरकार द्वारा, और इस बजट में 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं ताकि भारत को विकसित बनाया जा सके 2047 तक। कौन कौन सी 9 प्राथमिकताएं हैं? तो कृषि में उत्पादकता और जलवायु अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसर रचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। तो ये 9 प्राथमिकताएं बजट में दर्शाई गई है। थोड़ा सा इन 9 प्राथमिकताओं के विषय में भी जान लेते हैं। जैसे पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता और जलवायु अनुकूलनीयता है। इससे क्या तात्पर्य है? तो आप ऐसे समझ सकते हो कि सरकार जो है उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की समीक्षा करेगी। इसके अंतर्गत किसानों को खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। तो इसके अंतर्गत नई 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसका कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से? ग्राम पंचायतों के माध्यम से होगा। ग्राम पंचायतों के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद दलहनी और तिलहनी इन फसलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए फसलों के उत्पादन भंडारण को सुदृढ़ बनाया जाएगा। उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन के लिए भी जो है इसमें स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये कृषि में उत्पादकता और जलवायु अनुकूलनीयता थी। दूसरा इसमें प्राथमिकता है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। क्या तात्पर्य है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से? तो आप ये कह सकते हो कि सरकार जो है प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार समृद्ध प्रोत्साहन के लिए योजनाओं को लागू करेगी। तो रोजगार प्रदान करने के लिए कुछ योजनाएं लागू की जाएंगी। तीसरी प्राथमिकता है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि शिल्पकारों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, SC, ST और महिलाओं के लिए और स्ट्रीट वेंडरों के लिए आर्थिक कार्यकलापों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशनों और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी। किसमें? समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के तहत। साथ ही पूर्वोदय योजना, एक कौन सी योजना है?
पूर्वोदय योजना। इसमें देश के पूर्वी भाग के राज्य प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं। इन राज्यों की सांस्कृतिक परंपराएं सुदृढ़ हैं, जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार की जाएगी। यही नहीं है, एक पोलावरम सिंचाई परियोजना भी है। कौन सी है? पोलावरम, ये सिंचाई परियोजना है। तो पोलावरम सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश के किसानों की जीवन रेखा भी है, तो इसको वित्त पोषण करके जल्द पूरा करने के प्रति पूरी तरह से सरकार प्रतिबद्ध है। तो आप ध्यान रखना, पोलावरम सिंचाई परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। पीएम आवास योजना, इसके अंतर्गत क्या करेंगे? देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई हैं। तो 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे। साथ ही इसमें जो समावेशी विकास है, इसमें एक तो पीएम आवास योजना है। पीएम आवास योजना, इसमें क्या करेंगे? इसके अंतर्गत देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणाएं की गई हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम जनजाति उन्नत ग्राम मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम जनजातीय उन्नत ग्राम मिशन, उन्नत ग्राम मिशन या उन्नत ग्राम अभियान, तो जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज करते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की जो है शुरुआत करेगी। चौथी प्राथमिकता है विनिर्माण और सेवाएं। विनिर्माण, आपको मालूम है मोदी जी भारत को विनिर्माण का हब बनाना चाहते हैं। विनिर्माण अर्थात ई कॉमर्स निर्यात केंद्र बनेंगे, औद्योगिक पार्क की स्थापना होगी, पोत परिवहन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, महत्वपूर्ण खनिज मिशन चलाए जाएंगे। तो ये सारे विनिर्माण और सेवाओं के अंतर्गत आता है। शहरी विकास जो प्राथमिकता है, इसमें प्रधानमंत्री योजना शहरी, कौन सी वाली है? शहरी 2.0। तो पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। अगली प्राथमिकता है ऊर्जा सुरक्षा। इससे तात्पर्य यह है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें क्या होगा? 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट कितनी दी जाएगी? 1 करोड़ परिवार को या 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए ये वाली योजना शुरू की गई है। उसके बाद अगला है अवसंरचना। अवसंरचना जो प्राथमिकता है, इससे तात्पर्य ये है ग्राम सड़क योजना। पीएम ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अर्थात जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पात्र बने 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया जाएगा। कौन सा चरण? चौथा चरण शुरू किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अवसंरचना का विकास किया जाएगा, इसको प्राथमिकता दी गई है।
फिर अगला है नवाचार, अनुसंधान और विकास, इसको प्राथमिकता दी गई है। नवाचार से तात्पर्य हो गया, इसमें नवाचार में नई नई बातें आती हैं। तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर जोर देते हुए 1000 करोड़ रुपए की पूंजी इसके लिए निर्धारित की गई है। तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा और अंतरिक्ष में जो है अर्थव्यवस्था में कितना 5 गुना बढ़ाया जाएगा। उसके बाद लास्ट प्राथमिकता है अगली पीढ़ी के सुधार। इससे तात्पर्य यह है कि सरकार आर्थिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण निरूपित करने हेतु एक आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाएगी और रोजगार के अवसरों और सतत उच्च विकास के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों का लक्ष्य तय किया जाएगा। तो इस बजट में 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, इनको आप ध्यान रखना। एंजल टैक्स, जो केंद्रीय बजट है 2024-25 में, इसमें एंजल टैक्स, इस बजट में स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा एंजल टैक्स लाया गया था। क्या होता है एंजल टैक्स? तो जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी निवेशकों को शेयर जारी करके पैसा जुटाती है तो इस पर लगने वाले टैक्स को एंजल टैक्स कहा जाता है। राजकोषीय घाटा 4.5% लाने पर जोर। केंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितने परसेंट? 4.5% लाने पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बजट पेश करते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए अपने राजकोषीय घाटे का टारगेट घटाकर जीडीपी का 4.9% कर दिया है। इसे अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। राजकोषीय घाटे के कम होने का मतलब है सरकार की कमाई बढ़ने जा रही है और विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इससे निर्यात बढ़ेगा और आयात में कमी आने की संभावना है, जिससे सरकार के खजाने में विदेशी मुद्रा की बढ़ोतरी होगी और अर्थव्यवस्था पहले से मजबूत होगी। तो राजकोषीय घाटे को 4.5% लाने पर जोर रखा गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राजकोषीय घाटे को घटाकर 4.5% पर लाने का लक्ष्य तय किया गया है। राजकोषीय घाटा सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर होता है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार को नया कर्ज लेना पड़ता है। तो आप राजकोषीय घाटे से मतलब समझ गए। राजकोषीय घाटा कितना? 4.5% लाने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में कैंसर की 3 नई दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। कौन कौन सी कैंसर की 3 नई दवाएं हैं? इनके नाम थोड़े कठिन हैं। स्ट्रेटुजुमेबड्रेक्सटेकन एक तो ये दवा है, दूसरी ओसिम्टिर्निब और डुर्वालुमाब। तो इन कैंसर की 3 दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। इस बजट में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% किया गया है। विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितनी? 35%। नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लेब में बदलाव किया गया है। जैसे 3 से 7 लाख रुपए के बीच आय पर 5% टैक्स लगेगा, 7 से 10 लाख रुपए के बीच आय पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए के बीच आय पर 15% टैक्स लगाया जाएगा। शेयरों की पुनर्खरीद पर होने वाली आय पर भी कर लगाया जाएगा। नई कर व्यवस्था में मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई है। इस बजट में आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 में लाई जाएगी।
मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया है। ई कॉमर्स कंपनियों पर टीडीएस की दर 1 से घटाकर 0.1% की गई है। इस बजट में शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित किया जाएगा। बिहार के राजगीर का भी व्यापक विकास किया जाएगा। तो नालंदा को क्या बनाया जाएगा? पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। तो आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान ये शुरू किया जाएगा। और इसमें कितने गांव कवर होंगे? 63,000। और एसटी कितने लाभान्वित होंगे? तो 5 करोड़ आदिवासियों को इससे लाभ मिलेगा। नालंदा पटना बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 8 बड़े और लगभग 300 छोटे कमरे हुआ करते थे। और इसमें एक पुस्तकालय भी हुआ करता था जो धर्मगंज कहलाता था। धर्मगंज पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में 3 भव्य भवन थे, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के कोने कोने से ही नहीं अपितु यहाँ विद्यार्थी चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और मध्य एशिया से यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। व्हीली एक चीनी यात्री है। व्हीली यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या 10,000 बताता है। एंट्रेंस टेस्ट भी होता था इसमें, जिसमें 10 में से 2 या 3 विद्यार्थी ही पास होते थे। नालंदा जो था वो महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। सभी प्रकार की यहाँ शिक्षाएं दी जाती थीं, जैसे वेद, योग शास्त्र, चिकित्सा, तंत्र विद्या, शब्द विद्या, सांख्य दर्शन, इन सभी की शिक्षाएं नालंदा विश्वविद्यालय में दी जाती थी। हुएनसांग कहता है कि शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे और 12वीं शताब्दी के अंत में एक मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था और भिक्षुओं की हत्या कर दी थी तथा पुस्तकालय को जला दिया था। तो पुनः नालंदा का जो है पर्यटन केंद्र के रूप में विकास किया जाएगा, इस बात का उल्लेख बजट में किया गया है। तो ये केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं, आप इनको याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।